आज हम मुंशी प्रेमचंद की लघु कथाओं में से दूसरी कथा आहुति को पढ़ेंगे। आनंद ने गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाते हुए कहा, आज विशंबर ने कैसी हिमाकत की। इम्तिहान करीब है और आप आज वॉलंटियर बन बैठे। कहीं पकड़े गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे। मेरा तो ख्याल है कि वजीफा भी बंद हो जाएगा। सामने दूसरे बेंच पर रूपमणि बैठी एक अखबार पढ़ रही थी। उसकी आंखें अखबार की तरफ थी पर कान आनंद की तरफ लगे हुए थे। बोली, यह तो बुरा हुआ, तुमने समझाया नहीं। आनंद ने मुंह बनाकर कहा, जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उसे समझना मुश्किल हो जाता है। वो उल्टे मुझे समझाने लगता है। रूपमणि ने अखबार को समेटकर बालों को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे भी नहीं बताया, शायद मैं उसे रोक सकती। आनंद ने कुछ चिढ़कर कहा, तो अभी क्या हुआ? अभी तो शायद कांग्रेस ऑफिस ही में हो, जाकर रोक लो। आनंद और विशंबर दोनों ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। आनंद के हिस्से में लक्ष्मी भी पड़ी थी, सरस्वती भी। विशंबर फूटी तकदीर लेकर आया था। प्रोफेसरों ने दया करके एक छोटा सा वजीफा दे दिया था, बस यही उसकी जीविका थी। रूपमणि भी साल भर पहले उन्हीं की समकक्ष थी, पर इसी साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था। स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। दोनों युवक कभी कभी उसके मिलने आते रहते थे। आनंद आता था उसका हृदय लेने के लिए, विशंबर आता था यूं ही। जी पढ़ने में न लगता था, घबराता तो उसके पास आ बैठता था। शायद उससे अपनी विपत्ति कथा कहकर उसका चित्त कुछ शांत हो जाता था। आनंद के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी न था। वह उसे फटकारता था, जलील करता था और बेवकूफ बनाता था। विशंबर में उससे बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती ही क्या। आनंद का उस पर मानसिक आधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को अस्वीकार किया था और उसी की शिकायत लेकर आनंद रूपमणि के पास आया था। महीनों विशंबर ने आनंद के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को ढाला, पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल खराब हो जाएगा, संभव है छात्र जीवन का अंत हो जाए, फिर इसी 14-15 वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। न खुदा ही मिलेगा, विशाल सनम ही नसीब होगा। आग में कूदने से क्या फायदा। यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। आनंद महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा करा देता है, दूसरे छात्रों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा करा ही लेता है। विशंबर को भी आनंद ने यही सलाह दी। इसी तर्क ने उसकी बुद्धि को तो जीत लिया, पर उसके मन को न जीत सका। आज जब आनंद कॉलेज गया तो विशंबर ने स्वराज्य भवन की राह ली। आनंद कॉलेज से लौटा तो उसे अपनी मेज पर विशंबर का पत्र मिला। लिखा था, प्रिय आनंद, मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए हितकर नहीं है, पर न जाने कौन सी शक्ति मुझे खींच लिए जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता पर जाता हूँ, उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता पर मरता है, रोना नहीं चाहता पर रोता है। जब सभी लोग जिन पर हमारी भक्ति है ओखली में अपना सिर डाल चुके थे, तो मेरे लिए भी अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं अब और अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। यह इज्जत का सवाल है और इज्जत किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती। तुम्हारा विशंबर। खत पढ़कर आनंद के जी में आया कि विशंबर को लौटा लाए, पर उसकी हिमाकत पर गुस्सा आया और उसी तेज में वह रूपमणि के पास जा पहुंचा। अगर रूपमणि उसकी खुशामदा करते कहती, जाकर उसे लौटा लाओ, तो शायद वह चला जाता, पर उसका यह कहना कि मैं उसे रोक लेती उसके लिए असह्य था। उसके जवाब में रोष था, रुखाई थी और शायद कुछ हसद भी था। रूपमणि ने गर्व से उसकी ओर देखा और बोली, अच्छी बात है, मैं जाती हूँ। एक क्षण के बाद उसने डरते डरते पूछा, तुम क्यों नहीं चलते? फिर वही गलती, अगर रूपमणि उसकी खुशामदा करके कहती तो आनंद जरूर उसके साथ चला जाता, पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव छिपा था कि आनंद जाना नहीं चाहता। अभिमानी आनंद इसी तरह नहीं जा सकता। उसने उदासीन भाव से कहा, मेरा जाना व्यर्थ है, तुम्हारी बातों का ज्यादा असर होगा। मेरी मेज पर यह खत छोड़ गया था। जब वह आत्मा और कर्तव्य और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है और अपने को भी कोई उच्च दर्ज का आदमी समझ रहा है, तो मेरा उस पर कोई असर न होगा।
उसने जेब से पत्र निकालकर रुक्मणी के सामने रख दिया। इन्हीं शब्दों में जो संकेत और व्यंग था, उसने एक क्षण तक रुक्मणी को उसकी तरफ देखने न दिया। आनंद के इस निर्दय प्रहार ने उसे हादसा कर दिया था, पर एक को समझाकर ही क्षण में विद्रोह की एक चिंगारी सी उसके अंदर जा घुसी। उसने स्वच्छंद भाव से पत्र को लेकर पढ़ा सिर्फ आनंद के प्रहार का जवाब देने के लिए, पर पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया। गर्दन तन गई, आंखों में उत्सर की लाली आ गई। उसने मेज पर पत्र रखकर कहा, नहीं, अब मेरा जाना भी व्यर्थ है। आनंद ने अपने विजय पर फूलकर कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा दिया, इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, उस पर किसी के समझाने का असर न होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे और वहां से तपेदीक लेकर निकलेंगे या पुलिस के डंडों से सिर और हाथ पांव तोड़वा लेंगे तो बुद्धि ठिकाने आएगी। अभी तो जय जयकार और तालिया के स्वप्न देख रहे होगे। रुक्मणी सामने आकाश की ओर देख रही थी। नीले आकाश में एक छाया चित्र सा नजर आ रहा था। दुर्बल, सूखा हुआ नग्न शरीर, घुटनों तक धोती, चिकना सिर, पोपला मुंह, तप, त्याग और सत्य की सजीव मूर्ति। आनंद ने फिर कहा, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे प्राणों से देश का उद्धार हो जाएगा तो मैं आज उसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे जैसे 150 आदमी निकल ही आए तो क्या होगा? प्राण देने के सिवा और तो कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दिखता। रुक्मणी अब भी वही छाया चित्र देख रही थी। वह छाया मुस्कुरा रही थी, सरल मनोहर मुस्कान जिसने विश्व को जीत लिया है। आनंद फिर बोला, जिन महाशयों को परीक्षा का भूत सताया करता है, उन्हें देश का उद्धार करने की सूझती है। पूछिए, आप अपना उद्धार तो कर ही नहीं सकते, देश का क्या उद्धार कीजिएगा? इधर फेल कौन से उधर के डंडे फिर भी हल्के हैं। रुक्मणी की आंखें आकाश की ओर थी। छाया चित्र कठोर हो गया था। आनंद ने जैसे चौंक कर कहा, हाँ, आज बड़ी मजेदार फिल्म है, चलती हो? पहले शो में होकर आए। रुक्मणी ने जैसे आकाश से नीचे उतर कहा, नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। आनंद ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, तबीयत तो अच्छी है? रुक्मणी ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की, बोली, हाँ, तबीयत में हुआ क्या है? तो चलती क्यों नहीं? आज जी नहीं चाहता। तो फिर मैं भी न जाऊंगा। बहुत ही उत्तम, टिकट के रुपये कांग्रेस को दे दो। ये तो टेढ़ी शर्त है लेकिन मंजूर। कल रसीद मुझे दिखा देना। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं? आनंद हॉस्टल चला। जरा देर बाद रुक्मणी स्वराज्य भवन की ओर चली। रुक्मणी स्वराज्य भवन में पहुंची तो स्वयं सेवक का एक दल विलायती कपड़े के गोदामों को पिकेट करने जा रहा था। विशंबर दल में न था। दूसरा दल शराब की दुकान पर जाने को तैयार खड़ा था। विशंबर इसमें भी न था। रुक्मणी ने मंत्री के पास आकर कहा, आप बता सकते हैं विशंबर नाथ कहाँ है? मंत्री ने पूछा, वही जो आज भर्ती हुए है। जी हाँ, वही। बड़ा दिलेर आदमी है, देहातों को तैयार करने का काम लिया है। स्टेशन पहुंच गया होगा, 7 बजे की गाड़ी से जा रहा है। तो अभी स्टेशन पर होगी? मंत्री ने घड़ी पर नजर डालकर जवाब दिया, हाँ, अभी तो शायद स्टेशन पर मिल जाए। रुक्मणी ने बाहर निकलकर साइकिल तेज की। स्टेशन पर पहुंची तो देखा विशंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो। रुक्मणी को देखते ही लपक कर उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ कैसे आई? आज आनंद से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? रुक्मणी ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, ये तुमने क्या सूरत बना रखी है? क्या पांव में जूता पहनना भी देशद्रोह है? विशंबर ने डरते डरते पूछा, आनंद बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं? रुक्मणी ने सुर को कठोर बनाकर कहा, जी हाँ, कहा। तुम्हें यह क्या सूझी? 2 साल से कम के लिए न जाओगे? विशंबर का मुंह गिर गया। बोला, जब ये जानती हो तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए 2 शब्द नहीं है? रुक्मणी का हृदय मौसम सा उठा, मगर बाहरी अपेक्षा को न त्याग सकी। बोली, तुम मुझे दुश्मन समझते हो? वह दोस्त? विशंबर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो रुक्मणी? इसका जवाब मेरे मुंह से न सुनकर भी क्या तुम नहीं समझ सकती? रुक्मणी, तो मैं कहती हूँ, तुम मत जाओ। विशंबर, यह दोस्त की सलाह नहीं है रुक्मणी, मुझे विश्वास है तुम हृदय से यह नहीं कर रही हो। मेरे प्राणों का क्या मूल्य है, जरा यह सोचो। एमए पास होकर दी 100 रुपये की नौकरी, बहुत बड़ा तो 300-400, तब जाऊंगा। इसके बदले यहाँ क्या मिलेगा जानती हो? संपूर्ण देश का स्वराज्य। इतने महान कार्य के हेतु मर जाना भी उस जिंदगी से कहीं बढ़कर है। अब जाओ, गाड़ी आ रही है। आनंद बाबू से कहना मुझसे नाराज न हो। रुक्मणी ने आज तक इस मंद बुद्धि युवक पर दया की थी। इसी समय उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। त्याग में हृदय को खींचने की जो शक्ति है, उसके रुक्मणी को इतने वेग से खींचा कि परिस्थितियों का अंतर मिट सा गया। विषम वर्ष में जितने दोस्त थे वे सभी अलंकार बन बनकर चमक उठे।
उसके हृदय की विशालता में वह किसी पक्षी की भांति उड़ उड़कर आश्रय खोजने लगी। रूपमणि ने उसकी ओर आतुर नेत्र से देखकर कहा, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। विशंभर पर जैसे घोड़ों का नशा चढ़ गया। तुमको? आनंद बाबू मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। मैं आनंद के हाथों बिकी नहीं हूँ। आनंद तो तुम्हारे हाथों बिके हुए है। रुक्मणी ने विद्रोह भरी आंखों से उसकी ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं। परिस्थितियां उसे इस समय बांधाओशी मालूम हो रही थी। वह भी विशंभर की भांति स्वच्छंद क्यों न हुई। संपन्न माँ बाप की अकेली लड़की भोग विलास में पली हुई इसी समय अपने को अकेली समझ रही थी। उसकी आत्मा उन बंधनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी। गाड़ी आ गई। मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे। रुक्मणी ने सजल नेत्रों से कहा, तुम मुझे नहीं ले चलोगे? विशंभर ने दृढ़ता से कहा, नहीं। क्यों? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। क्या तुम समझते हो मैं इतनी विलासासक्त हूँ कि मैं देहात में रह नहीं सकती? विशंभर लज्जित हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था, पर उसने इनकार किया। नहीं, यह बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्या न भय है? पिताजी मुझे ध्यान देंगे? अगर यह भय हो तो क्या वो विचार करने योग्य नहीं? मैं उनकी तुलना बराबर परवाह नहीं करती। विशंभर ने देखा, रुक्मणी के चांद से मुख पर गर्वमय संकल्प था, आभास था। वो उस संकल्प के सामने जैसे कांप उठा। बोला, मेरी यह याचना स्वीकार करो रुक्मणी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। रुक्मणी सोचती रही। विशंभर ने फिर कहा, मेरी खातिर तुम्हें यह विचार छोड़ना पड़ेगा। रुक्मणी ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम्हारे यह आदेश है तो मैं मानूंगी विशंभर। तुम दिन से समझते हो मैं क्षणिक आवेश में आकर इस समय अपने भविष्य को गारत करने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे दिखा दूंगी, यह मेरा क्षणिक आवेश नहीं है, दृढ़ संकल्प है। जाओ, मगर मेरी इतनी बात मानना कि कानून के पंजे में उसी वक्त आना जब आत्माभिमान या सिद्धांत पर चोट लगती हो। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गाड़ी ने सीधी दी। विशंभर अंदर जा बैठा। गाड़ी चली। रुक्मणी मानो विश्व की संपत्ति अचल में ली खड़ी रही। रुक्मणी के पास विशंभर का एक पुराना रद्दी सा फोटो अलमारी के एक कोने में पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर उसने उसे निकाला और उसे एक मखमली फ्रेम में लगाकर मेज पर रख दिया। आनंद का फोटो वहां से हटा दिया गया। विशंभर ने छुट्टियां में उसे 2-4 पत्र लिखे थे। रुक्मणी ने उन्हें पढ़कर एक किनारे डाल दिए थे। आज उसने उन पत्रों को निकाला और उन्हें दोबारा पढ़ा। उन पत्रों में आज कितना रस था। वह बड़ी हिफाजत से रैकेन बॉक्स पे बंद कर दिए गए। दूसरे दिन समाचार पत्र आया तो रुक्मणी उस पर टूट पड़ी। विशंभर का नाम लेकर वह गर्व से फूल उठी। दिन में एक बार स्वराज्य भवन जाना उसका नियम हो गया। जलसों में भी बराबर शरीर होती। विलास की चीजें एक एक करके सब फेंक दी गई। रेशमी साड़ियों की जगह गांठे की साड़ियाँ आई। चरखा भी आया। वो घंटों बैठी सूत काता करती। उसका सूट दिन दिन बारीक होता जाता था। इसी सूट से वो विशंभर के कुर्ते बनवाएगी। इन्हीं दिनों परीक्षा की तैयारी थी। आनंद को सिर उठाने की फुर्सत न मिलती। 2-1 बार और रुक्मणी के पास आया, पर ज्यादा देर बैठा नहीं। शायद रुक्मणी की सी चिंता ने उसे ज्यादा बैठने ही न दिया। 1 महीना बीत गया। एक दिन शाम आनंद आया। रुक्मणी स्वराज्य भवन जाने को तैयार थी। आनंद ने भव्य सिकोड़ कर कहा, तुमसे तो अब बातें भी मुश्किल है। रुक्मणी ने कुर्सी पर बैठकर कहा, तुम्हें भी तो किताबों से छुट्टी नहीं मिलती। आज की कुछ ताज़ी खबर नहीं मिली? स्वराज्य भवन में रोज रोज का हाल मालूम हो जाता है। आनंद ने दार्शनिक उदासीनता से कहा, विशंभर ने तो सुना देहातों में खूब शोरगुल मचा रखा है। जो काम उसके लायक था वह मिलता गया। यहाँ उसकी जबान बंद रहती थी, वहाँ देहातियों में खूब गरजता होगा, मगर आदमी दिलेर है। रुक्मणी ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जो कह रही थी, तुम्हारे लिए यह चर्चा अनाधिकार चेष्टा है, और बोली, आदमी में अगर यह गुण है तो फिर उसके सारे अवगुण मिट जाते हैं। तुम्हें कांग्रेस बुलेटिन पढ़ने की क्यों फुर्सत मिलती होगी? विशंभर ने देहातों में ऐसे जबर फैला दी है कि विलायती का एक सूट भी नहीं बिकने पाता और न नशे की दुकानों पर कोई जाता है। और मजा यह है कि पिकेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक पंचायत खोल रहे हैं। आनंद ने अपेक्षा भाव से कहा, तो समझ लो अब उनके चलने के दिन भी आ गए हैं। रुक्मणी ने जोश से कहा, इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं है। कल तो किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। पूरे परगने में लोग जमा हुए होंगे। सुना है आजकल देहातों से कोई मुकदमा ही नहीं आता। वकीलों की नानी मरी जा रही है। आनंद ने कड़वेपन से कहा, यही तो स्वराज्य का मजा है कि जमींदार, वकील और व्यापारी सब मरे, बस केवल मजदूर और किसान रह जाए। रुक्मणी ने समझ लिया, आज आनंद तुल कर आया है। उसने भी जैसे अस्तीन चढ़ाते हुए कहा,
तो तुम क्या चाहते हो कि जमींदार और वकील और व्यापारी गरीबों को चूस चूस कर मोटे होते जाए, और जिन सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसा महान अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ जबान तक न उठाए? तुम तो समाजशास्त्र के पंडित हो, क्या किस अर्थ में यह व्यवस्था आदर्श कही जा सकती है? सभ्यता के 3 मुख्य सिद्धांतों का ऐसी दशा में किसी न्यूनतम मात्रा में भी व्यवहार हो सकता है। आनंद ने गर्म होकर कहा, शिक्षा और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हाँ, उसका रूप भले ही बदल जाए। रुक्मणी ने आवेश से कहा, अब स्वराज्य आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही सर्वधांत बना रहे तो मैं कहूंगी ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा। अंग्रेजी महाजनों की धनलोलुपता और शिक्षितता का स्वहित की आज हमें पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हें बुराइयों को क्या प्रजा इसीलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी है? कम से कम मेरे लिए तो स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद देख जाए। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता और आश्चर्य न मिल सके। आनंद, यह तुम्हारी निज की कल्पना होगी रुक्मणी। तुमने अभी इसी आनंद आंदोलन का साहित्य पढ़ा ही नहीं। आनंद, न पढ़ा है न पढ़ना चाहता हूँ। रुक्मणी, इससे राष्ट्र की कोई बड़ी हानि न होगी। आनंद, तुम तो जैसे वह रही ही नहीं, बिल्कुल काया पलट हो गई। सहसा डाकिया ने कांग्रेस बुलेटिन लाकर मेज पर रख दिया। रुक्मणी ने अधीर होकर उसे खोला। पहले शीर्षक पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में जैसे नशा छा गया। अज्ञात रूप से गर्दन तन गई और चेहरा एक अलौकिक तेज से दमक उठा। उसने आवेग में खड़ी होकर कहा, विषम पर पकड़ लिए गए और 2 साल की सजा हो गई। आनंद ने विरक्त मन से पूछा, किस मामले में सजा हुई? रुक्मणी ने विषम पर के फोटो को अभिमान की आंखों से देखकर कहा, रानीगंज में किसानों की विराट सभा थी, वहीं पकड़ा गया। मैंने तो पहले ही कहा था 2 साल के लिए जाएगा, जिंदगी खराब कर डाली। रुक्मणी ने फटकार बजाई, क्या डिग्री लेने से ही आदमियों का जीवन सफल हो जाता है? सारा ज्ञान सारा अनुभव पुस्तकों ही में भरा हुआ है। मैं समझती हूँ संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विषमपर को 2 सालों में हो जाएगा, उतना दर्शन और कानून की पोथियों ने तुम्हें 200 वर्षों में भी न होगा। अगर शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो तो राष्ट्र संग्राम में मनोबल के जितना साधन है, पेट के संग्राम में कभी हो ही नहीं सकता। तुम यह कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिंता ही बहुत है, हमसे और कुछ हो ही नहीं सकता। हम में न इतना साहस है, न बल है, न धैर्य है, न संगठन, तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन जाति हित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ़ बनाना मुझसे नहीं सहा जा सकता। विषमपर के इशारे पर आज लाखों आदमी सीना खोलकर खड़े हो जाएंगे। तुम में है जनता के सामने खड़े होने का हौसला? जिन लोगों ने तुम्हें पैरों के नीचे कुचल रखा है, जो तुम्हें कुत्तों से भी नीच समझते हैं, उन्हीं की गुलामी करने के लिए तुम डिग्रिया पर जान दे रहे हो। तुम इसी अपने लिए गौरव की बात समझते हो, मैं नहीं समझती। आनंद तिरमिला उठा, बोला, तुम तो पक्की क्रांतिकारिणी हो गई इसी वक्त। रुक्मणी ने उसी आवेश में कहा, अगर सच्ची खरी बातों में तुम्हें क्रांति की गंध मिले तो मेरा दोष नहीं। आज विषमपर को बधाई देने के लिए जलसा जरूर होगा, क्या तुम उसमें जाओगी? रुक्मणी ने अपने भाव से कहा, जरूर जाऊंगी, बोलूंगी भी, और कल रानीगंज भी चली जाऊंगी। विषमपर ने जो दीपक जलाए है वो मेरे जीते जी बुझे न पाएगा। आनंद ने डूबते हुए आदमी की तरह तिनके का सहारा लिया। अपनी अम्मा और दादा से पूछ लिया है? पूछ लूंगी, और वह तुम्हें अनुमति भी दे देंगे। सिद्धांत के विषय में अपनी आत्मा का आदेश सर्वोपरि होता है। अच्छा, यह नहीं बात मालूम हुई। यह कहता हुआ आनंद उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाए कमरे के बाहर निकल गया। उसके पैर इस तरह लड़खड़ा रहे थे कि अब गिरा। यहाँ यह कहानी समाप्त होती।